चलिए भाई, और क्लास को जितना भी हो सके भाई अपने दोस्त यार के ग्रुप में शेयर कर देना, ये काम पहले कर दो। जितने भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हो, जितने भी दोस्त यार परिचित आप लोगों के पास है, उनके अंदर इस वाली क्लास को शेयर कर देना। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जो ब्लूप्रिंट होता है निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक यहाँ पर होता है। जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? जैसा आपका यूपीटेट का एग्जाम है भाई, तो यूपीटेट के एग्जाम का भी तो एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार होगा ना, कि इस यूपीटेट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन हमको इजी रखने हैं, कितने क्वेश्चन हमको मॉडरेट रखने हैं, कितने क्वेश्चन हमको हार्ड रखने हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आसान रखनी है, मुश्किल रखनी है, तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कराया जाता है। और ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद फिर आगे आपके जो भी उसके ऊपर कार्य कर रहे होते हैं कि कितने क्वेश्चन लेने हैं, किस चैप्टर से लेने हैं, कितना लेवल यहाँ पर रखना है, फिर ऑब्जर्वर उसको यहाँ पर चेक करता है, फिर वो सहमति के बाद एक पेपर यहाँ पर फाइनल किया जाता है अलग अलग पेपर के सेट बनाने के बाद से, और उसके बाद आपके लिए एक परीक्षण का निर्माण किया जाता है, एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और कौन सा परीक्षण कौन सा टेस्ट होता है कि भाई आपके सामने यूपी टेट का आपके सामने टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही आपके सामने ब्लूप्रिंट कि मैंने यहां पर बात कराई जो आपके टेस्ट निर्माण में आपको यहां पर हेल्प करता है। अब मान लीजिए स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चों के लिए भी हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ना। तो मान लीजिए हम लोगों ने स्कूल के बच्चों के लिए ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार करा कि हमने इसके अंदर देखा कि भाई पहले क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रखने, उन क्वेश्चन के यानी कि प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के होनी चाहिए, मतलब आसान होनी चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए, और लघु उत्तरीय होने चाहिए, उत्तरीय होने चाहिए, मतलब लघु होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, और भी ज्यादा छोटे यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या उद्देश्यों की यहाँ पर प्राप्ति करनी होती है, तो उद्देश्यों को यहाँ पर इसके अंदर रखा जाता है, और कितने समय के अंदर इन क्वेश्चन को यहाँ पर बच्चा सोल्व कर पाएगा तो उसको यहाँ पर रखा जाता है। तो ये सारी चीजें भाई ब्लूप्रिंट के अंदर तैयार की जाती है। उसके बाद बच्चे के लिए टेस्ट का निर्माण यहाँ पर कराया जाता है। तो आंसर नंबर 4 इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण होता है उसको अवधान यानी कि उसको ध्यान यानी कि उसको अटेंशन यहां पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अटेंशन कहा जाता है। जैसा आप में से बहुत से लोग सीटेट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, दूसरी वस्तु मैंने लिख दिया आपके सामने सीटेट, तो सीटेट की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का यानी कि एक्टिव होकर कॉन्शियस तौर पर आप लोगों ने केंद्रीकरण किया हुआ है। कौन सी एक वस्तु? यूपीटेट, कि भाई पहले यूपीटेट को निपटा लेते हैं उसके बाद सीटेट को निपटाएंगे। यानी कि आपने पूरा का पूरा जो अपना चेतना का एक्टिव होकर जिस चीज के ऊपर टूट रहे हो, जिस चीज को समझ रहे हो, तो वो होता है आपका अवधान, यानी कि पूरा ध्यान अभी आप लोगों ने यूपीटेट के ऊपर यहां पर लगाया हुआ है, तो इसको अवधान कहा जाता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? क्या मैकडुगल, मन, रोस या डमविल? तो ये डमविल के द्वारा दी गई थी। क्या डमविल के द्वारा अवधान यानी कि अटेंशन की डेफिनेशन को यहां पर दिया गया था। अच्छा, इन परिभाषाओं को अगर आपको याद करना है तो कुछ ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। जैसे जिम के अंदर कितने लोग यहां पर जाते हैं, तो डंबल है। तो जब आप लोग डंबल उठाते हो इस प्रकार से, डंबल मान लीजिए लगा रहे होते हो, तो आप किसी दूसरी एक्सरसाइज को नहीं लगाते। ठीक है, तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा कि भाई अभी दूसरी नहीं लगानी, अभी हम लोग यहाँ पर डंबल लगा रहे हैं, डंबल, अभी हमारा पूरा का पूरा ध्यान किसके ऊपर है? डंबल लगाने के ऊपर है। ऐसे, ठीक है, पूरा ध्यान डंबल लगाने के ऊपर है, या डंबल ऐसे लगा रहे हैं, तो दूसरी मशीन के ऊपर, दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, अभी पूरा का पूरा ध्यान किस पर केंद्रित करेंगे? अपने डंबल के ऊपर केंद्रित करेंगे। तो इस प्रकार से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। 4th आंसर आपके सामने सही हो जाएगा, जो अटेंशन यानी कि अवधान या ध्यान के बारे में डेफिनेशन यहां पर दी गई है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ते का यहां पर विषय था, यानी कि सब्जेक्ट कौन सा था किसके प्रयोग के अंदर। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कोलर की बात करते हैं, जिन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी, जिन्होंने कई सारे चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। उसमें से एक फेमस जो आपके सामने जो चिंपैंजी था, क्या एक आपके सामने जो फेमस आपके सामने चिंपैंजी था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुल्तान। अच्छा, डंबल वाली डेफिनेशन कैसी लगी भाई? इन डेफिनेशन को देखिए, अगर आप उच्च तौर पर मानसिक क्षमता करते हो, यानी कि हाई लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी आपके अंदर है, यानी कि उच्च लेवल का सोचते हो, तो इन डेफिनेशन को आप समझोगे। अगर आप बिल्कुल निम्न स्तर का सोचते हो कि चलो यार एग्जाम नजदीक आ रहा है, जल्दी से ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, तो आप इनको निम्न स्तर पर रट जाते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों चीज हमेशा आपके सामने यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पर कॉलर थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के लिए जिसके ऊपर करा था, वो चिंपैंजी के ऊपर करा था, जिसमें से एक खास चिंपैंजी का नाम था आपके सामने सुल्तान।
दूसरे की बात करते हैं ईएल थोंडाइक। तो ईएल थोंडाइक को तो भाई पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पशुओं के ऊपर इन्होंने ही यहाँ पर कार्य करे थे और सबसे पहले सीखने के अधिगम यहाँ पर इन्होंने ही दिए थे। 1898 की यहाँ पर बात है, तो 1898 के अंदर थोंडाइक ने कुत्ते के ऊपर करा, बिल्ली के ऊपर करा, चूहे के ऊपर करा, मछली के ऊपर करा, मुर्गी के ऊपर करा, चूजे के ऊपर यहाँ पर करा, सारे जानवरों के ऊपर प्रयोग करे। लेकिन 1913 के अंदर 1913 के अंदर जो सबसे फेमस इनका प्रयोग हुआ था, जिसके बाद इन्होंने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को दिया, बड़ा फेमस बनाया, वो दिया था बिल्ली का। इसलिए बिल्ली का आपका सबसे ज्यादा फेमस आपका ईएल थोंडाइक का बनता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पावलो की बात करूं, व्यान पावलो की बात करूं, जिन्होंने दिया था आपका क्या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, वो करा था आपके सामने कुत्ते पर। तो आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्किनर की, जिन्होंने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो इन्होंने जो प्रयोग करा था, एक तो चूहे के ऊपर प्रयोग करा था और साथ के साथ कबूतरों के ऊपर प्रयोग करा था। क्या साथ के साथ कबूतरों के ऊपर भी इन्होंने प्रयोग करा था। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास को बहुत डिटेल में समझा होगा तो मैंने आपको यह भी बताया था कि चूहों के अलावा इन्होंने कबूतरों के ऊपर क्या प्रयोग करे थे और क्या क्या चीजें इन्होंने कबूतरों को यहां पर सिखा दी थी कंडीशनिंग के माध्यम से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आंसर आपके सामने पावलो, यानी कि थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम नजर डालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना यहां पर होती है, क्या जो सेंसेशन होती है। देखिए जहां पर भी संवेदना की बात आ जाए, सेंसेशन की बात आ जाए, यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स की बात आ जाती है, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रियों की बात आती है। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जिनके माध्यम से हम लोग सेंसस करते हैं, जिनके माध्यम से हम शुरुआत में अधिगम करते हैं, शुरुआत में चीजों को सीखते हैं। एक हो गई हमारी आंख, देखकर सीखते हैं। एक हो गई हमारी नाक, स्मेल, गंध करके सीखते हैं। एक हमारी होगी जीभ, जिससे हम टेस्ट करके सीखते हैं। एक हो गए हमारे कान, जिससे हम सुनकर सीखते हैं। और एक हो गई हमारी स्किन, जिससे हम टच करने के माध्यम से सीखते हैं कि टच किसका यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाया जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, तो छोटे से बच्चे ने पहली बार मान लीजिए कोई कुत्ता देख लिया, और कुत्ता देखने के बाद उसको पता लगा अच्छा ये कुत्ता होता है, इसकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ यहाँ पर होती है, भो भो करता है कुत्ता। कुत्ता क्या काम करता है? भो भो। तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय का यूज करा सबसे ज्यादा? पहला तो कुत्ते को देख लिया, तो आंखों का करा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली कि बेटा ये कुत्ता होता है, ये ऐसे भोबो यही करता है, भोबो की आवाज भी सुन ली, तो कान का यहाँ पर करा। अब उस पूर्ण अनुभव के आधार पर जो देख लिया, जो उसके अंदर संवेदना हुई, जो सेंसेशन हुई कि ये क्या बला है, कौन सा जानवर है, उस संवेदना को अगर अर्थ दिया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि उस कुत्ते के बारे में बच्चे ने परसेप्शन बना लिया। क्या परसेप्शन यहां पर बना लिया कि भाई ये कुत्ता होता है, इस प्रकार की क्रिया यहां पर करता है। जैसे हम लोग किसी के बारे में भी परसेप्शन बना लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई न्यूज एंकर है, ठीक है, न्यूज एंकर को हमने पहली बार देखा, किसी मान लीजिए नेता को हमने पहली बार देखा, तो पहली बार देखने के बाद हम उसका बारे में परसेप्शन बना लेते हैं। उसकी बातों को सुना तो सुनने के बाद परसेप्शन बना लेते हैं, नहीं यार ये अच्छे आदमी अच्छा है, नहीं यार ये आदमी बुरा है। तो ये जो परसेप्शन हम लोग किसी भी चीज के बारे में बना लेते हैं, वो बनाते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, यानी कि संवेदनाओं के आधार पर। अब देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है, और वो जबरदस्त लड़ाई किस किस के अंदर देखने को मिलती है। देखिए जो आपकी संवेदना है, तो संवेदना को ज्ञान का पहला द्वार माना गया। क्या? नॉलेज की पहली सीढ़ी मानी गई, ज्ञान की पहली सीढ़ी आप लोग यहां पर मान सकते हो, यानी कि ज्ञान का पहला स्टेप, ज्ञान की पहली अवस्था मानी गई। इसके बारे में कहा था विलियम वुंट ने। तो विलियम वुंट ने कहा कि जो संवेदना होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, यानी कि अगर किसी को कोई भी ज्ञान लेना है तो सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करना पड़ेगा, सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करना पड़ेगा, संवेदना का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रत्यक्षीकरण होगा, उसके बाद परसेप्शन बनाएगा। लेकिन इसकी घनघोर आलोचना की गई गेस्टोल्टवादियों के द्वारा। क्या? जो आपके सामने गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर आपके सामने रहे थे। कौन कौन गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक रहे थे? गेस्टोल्टवाद की स्थापना किसने करी थी? मैक्स वर्दायमन ने करी थी गेस्टोल्टवाद की स्थापना। बाकी 3 और कौन थे? बाकी 3 आपके सामने कोफका थे, एक आपके सामने कोलर थे जो मैंने अभी आपके सामने बताया, एक आपके सामने कर्ट लेविन थे। तो गेस्टोल्टवादियों ने कहा कि संवेदना जैसी कोई चीज नहीं है, सीधी जो पहली चीज होती है सीखने की, यानी कि अधिगम करने की या किसी भी चीज को जानने की, वो सबसे पहली चीज प्रत्यक्षीकरण होती है। क्या होती है? प्रत्यक्षीकरण होती है, यानी कि परसेप्शन यहां पर होता है। तो संवेदना जैसी कोई भी चीज नहीं है। बच्चा शुरुआत में सारी चीज को एक साथ समग्र रूप से यहां पर सीख लेता है, कोई संवेदी या संवेदना के माध्यम से नहीं सीखता। तो जो आपका संरचनावाद है, जिसके संस्थापक आपके विलियम वुंट रहे, जो मनोविज्ञान के आपकी पहली
ये संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और मनोविज्ञान का एक और संप्रदाय जो गेस्टोल्टवाद है। तो इन दोनों के बीच में अंतर समझ गए। वुंट ने संवेदना को महत्वपूर्ण माना और गेस्टोल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण को यहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण माना। तो आंसर इसमें थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर थर्ड यहां पर आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो शारीरिक विकास यहां पर होता है, यानी कि जो आपके सामने फिजिकल डेवलपमेंट यहां पर होता है, इस फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा होता है? बताओ भाई। पहला कहता है कि जो कल्पना होती है, कल्पना किससे जुड़ा होता है? आपके मेंटल से, आपके कोग्निटिव से, आपके मानसिक विकास से जुड़ा होता है। और जो संवेगात्मक विकास होता है वो संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। तो भाई शारीरिक विकास की कोई बात यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। अगला कहता है कि जो द्रुतगामी विकास का नियम है, यानी कि रैपिड ग्रोथ की बात हो रही है। क्या? रैपिड ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का मतलब किससे जुड़ा होता है? फिजिकल डेवलपमेंट से, शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है, जो उसका शरीर का विकास होता है, सबसे ज्यादा उस शैशवावस्था के अंदर आपको देखने को मिलता है, बहुत तेजी से होता है। बाल्यावस्था के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, मिडिल के अंदर और थोड़ा कम हो जाता है, और लेटर चाइल्डहुड के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाता है।